अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले हम लोग हर एक रूल को बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे, उसके बाद हर एक रूल को बेटर तरीके से अप्लाई करेंगे। ओके, सबसे पहला रूल जो कि आप जानते हैं, जब आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाता है, ठीक है, जब आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया जाता है, आप क्या करते हैं, उस स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम लॉन्गेस्ट कार्बन पेरेंट चेन सिलेक्ट कर सकें। ठीक है, अब आपका पहला रूल ऑलरेडी मैंने बोर्ड पर लिख के रखा है ताकि बाद में लिखने में टाइम वेस्ट ना हो मेरा और आपका भी। ठीक है, तो क्या सीन है भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन इन दी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन को। ठीक है, किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ FMS। ठीक है, आपको वहां से चेन सेलेक्ट करनी है जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट आपको दिखाई दे जाए। ठीक है, थोड़े और आगे बढ़ते हैं। आपका रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है? इफ 2 or more than 2 carbon chain contains similar number of multiple bonds and carbon atoms। अगर आपने किसी कंपाउंड को एनालाइज किया और वो कंपाउंड मल्टी ब्रांच्ड है, और वो कंपाउंड मल्टी ब्रांच्ड है, अब आप किसी भी तरीके से कोशिश कर लो, आपके पास 2 या 3 पेरेंट चेन ऐसी बन रही हैं उसी कंपाउंड में जिसमें कार्बन एटम सिमिलर हो रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात? इफ 2 or more than 2 कार्बन चेन, एक ही कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा कार्बन चेन जो कि सिमिलर नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड कंटेन किए हुए हैं और सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेन किए हुए हैं। मान लीजिए आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड अवेलेबल है। ठीक है, आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड अवेलेबल है और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टी ब्रांच्ड है, मल्टी ब्रांच्ड, जगह जगह ब्रांचेस निकली हैं। अब आप कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए परफेक्ट लॉन्गेस्ट PCC कौन होगा। आपने कहीं से सिलेक्ट करी, पता लगा कि 10 कार्बन की चेन आई जिसमें 3 मल्टीपल बॉन्ड मिल गए। ठीक है, फिर आपने किसी दूसरे तरीके से PCC सिलेक्ट करा, पता लगा कि दूसरी बार भी 10 कार्बन की चेन आई और उसमें भी 2 या सेम क्वांटिटी में मल्टीपल बॉन्ड मिल गए। अब क्या करें यार, पहली बार देखा किसी दूसरे तरीके से तो 10 कार्बन की चेन और 2 या चलो 3 मल्टीपल बॉन्ड मिल गए। यार दूसरी बार देखा तब भी 10 कार्बन की चेन और 3 मल्टीपल बॉन्ड। अब सही कौन सी है, सही कौन सी है आप नहीं बता पाओगे। क्यों? आपको तो ये बताया गया है हमेशा से कि PCC लॉन्गेस्ट होनी चाहिए जिसमें FMS मिल जाए, है ना। अब आप तो कंफ्यूज हो गए, यार सर हमने लेफ्ट हैंड साइड से, अप साइड से, डायगोनल साइड से नंबरिंग करी, देखी सर 10 कार्बन की चेन बनी और 3 मल्टीपल बॉन्ड मिल गए, उसमें 3 में से 2 डबल बॉन्ड है, 1 ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसा हुआ है। फिर मैंने आपसे पूछा चलो ठीक है दूसरी बार का बताओ जरा मेरे को। आप बोलोगे सर जब हमने दूसरी बार लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करने की कोशिश की तब भी हमें 10 कार्बन मिले, लेकिन सर दूसरी बार में 2 ट्रिपल बॉन्ड 1 डबल बॉन्ड मिला। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हें दोनों तरीके में 10 कार्बन मिले, अच्छी बात है। पहले तरीके में तुम्हें मिला 2 डबल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड, दूसरे तरीके में 2 ट्रिपल और 1 डबल। मैंने आपको बताया, बच्चों याद करो FMS ऑर्डर, मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, देन दोज कार्बन चेनेस selected as PCC which contain more number of double bond
आपको ये ट्रिपल बॉन्ड हटा लेता हूं मैं आपको वो वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है एज योर पीसीसी जिसमें सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे, यानी कि आपने जो सबसे पहले देखा था 10 कार्बन और 2 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस रूल को समझना है कि जब आपको कोई मल्टी ब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाए जिसमें हर तरह से आपको सेम कार्बन की क्वांटिटी दिख रही है पीसीसी सिलेक्ट करते टाइम, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट डबल बॉन्ड की क्वांटिटी आ रही है, तो जिसमें सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे वही आपकी असली पीसीसी होगी। ठीक है, उसी को आपको फाइनल करना है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो दोस्तों अब एक काम करते हैं, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं यूपीएससी रूल्स के लिए। ठीक है, मैं ऑलरेडी यहाँ पर बोर्ड पर आप लोगों के लिए रूल्स लिख चुका हूँ, अब यहीं पर मैं सारे एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली है, बट अब टाइम आ गया है कि हमें उसमें नंबरिंग करनी है। अब हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 टर्मिनल अवेलेबल होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड का, एक राइट हैंड साइड का। या तो नंबरिंग हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे या तो राइट हैंड साइड से। तो नंबरिंग के लिए जो रूल्स होते हैं जिसके जरिए आप लेफ्ट या राइट कोई ये पर्टिकुलर साइड चूज करोगे, वो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं मैं आप। ठीक है, सो नंबरिंग इन पीसीसी किसके बेसिस पर करना है जरा देखिएगा। नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम टर्मिनल साइड। अब टर्मिनल तो 2 ही है, लेफ्ट या राइट। ओके, फॉर नंबरिंग इन पीसीसी ऑलवेज फॉलो द लोअर सेट ऑफ लोकेंट रूल। आपको लोअर सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो करना है, जिससे शॉर्ट में हम LSLR भी कहते हैं। अब ये लोअर सेट ऑफ लोकेंट रूल क्या है नंबरिंग के लिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जस्ट इमेजिन कि आपके पास कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, अब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट की। ठीक है, उस दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट की। जब आपने नंबरिंग स्टार्ट की तो आपको पता लगा कि सेकंड नंबर के कार्बन पर आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, लाइक डबल बॉन्ड मिल रहा होगा, ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा होगा, कोई फंक्शनल ग्रुप मिल रहा होगा, या फिर कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा वहां पर। ठीक है, सिमिलरली 5 नंबर की पोजीशन पर कुछ ना कुछ अवेलेबल रहा होगा। ठीक है, 7 नंबर की पोजीशन पर कुछ ना कुछ अवेलेबल रहा होगा। तो जब आप लोगों ने दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट की और फिर उस पेरेंट कार्बन चेन पर आप नंबरिंग करने चल पड़े, तो लोअर सेट ऑफ लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या देखना है कि कौन लीस्ट कार्बन नंबर पर अवेलेबल है। हम लेफ्ट हैंड साइड से गए, हमें पता लगा कि सेकंड, 5 और 7 ये ऐसी पोजीशन है जिन पर हमें फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूट मिल रहा होगा। लेकिन जब हम उसी कार्बन के कंपाउंड में, जब हम उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहे थे, ठीक है, जब हम उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहे थे, हमें पता लगा कि 1, 3 और 5 पर हमें कुछ मिला। ठीक है, 1, 3 और 5 पे हमें कुछ मिला। अब आप खुद सोचो कि सबसे ज्यादा लोअर सेट कौन सा है। यहां पर सेट देखो 2, 5, 7, यहां पर सेट देखो 1, 3, 5। ठीक है भाई, सीधी सिंपल सी बात है, ये क्या है आपका हायर सेट। ठीक है, और ये क्या है आपका लोअर सेट। ये क्या है आपका लोअर सेट। तो हमें हायर सेट को फॉलो नहीं करना है, हमें लोअर सेट को फॉलो करना है। ठीक है, यही है लोअर सेट ऑफ लोकेंट रूल। एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है लाइक दिस। ये कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन, यहां पर आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ठीक है, लाइक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। इस डबल बॉन्ड को मैं हटा देता हूं यहां से। ठीक है, यहां पर भी मैं कुछ लगा देता हूं। ठीक है, मान लीजिए कि यहां पर इस कार्बन पर इस टाइप का कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ठीक है, यहां पर लगा हुआ है कोई सब्स्टिट्यूएंट इस टाइप का। अब आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। ठीक है,
तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है कैसे, लोअर सेट ऑफ लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग। तो मैं यहां से सेलेक्ट करूंगा भाई, डबल बॉन्ड से स्टार्ट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, मैंने देखा कि मेरे 3 नंबर के कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, कौन सा, मिथाइल, और 3 नंबर के ही कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है मेरा, कौन सा, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, फिर मैंने 6 नंबर के कार्बन को देखा कि यहां पर मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं और दोनों क्या हैं, मिथाइल। ये भी क्या है, मिथाइल। अब अगर मैं लोअर सेट ऑफ लोकेंट रूल देखता हूं, ठीक है, LSLR देखता हूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि जो नंबरिंग मैंने की है वो सही है या नहीं। तो मैंने देखा कि मुझे सबसे पहले तो 3 नंबर के पोजीशन पर, ठीक है, या फिर ऐसा कर लेते हैं, मैं 1 नंबर भी काउंट कर लेता हूं। मैंने देखा कि 1 नंबर के कार्बन पर मुझे मिला डबल बॉन्ड, फिर मुझे 3 नंबर के कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट मिले, ठीक है, फिर 4 नंबर कार्बन एटम पर मुझे फिर से डबल बॉन्ड मिला, फिर 6 नंबर के कार्बन एटम पर मुझे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिले। ठीक है, ये कैसे किए मैंने नंबरिंग, लेफ्ट हैंड साइड से। अब जरा मैं राइट हैंड साइड से लेके आता हूं। मान लो कि मैं यहां पे दे देता इसको नंबर 1, ये दे देता मैं नंबर 2, ठीक है, ये दे देता मैं नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ठीक है, ये नंबर 6, ये नंबर 7। तो जब आप उधर से आते, ये ग्रीन कलर वाला LSLR देखते, अभी हम देखेंगे कि कौन सा LSLR सही है। तो हमने देखा कि भाई हमें सबसे पहले 2 नंबर पे कुछ मिला, 1 पे कुछ नहीं मिला, 3 पे डबल बॉन्ड मिल गया, ठीक है, 4 पे कुछ नहीं मिला, ठीक है, 5 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल गए, ठीक है, फिर 6 पे डबल बॉन्ड मिल गया। अब मुझे ये देखना है कि 1 3 4 6 और 2 3 5 6 में कौन लोअर सेट है। तो भैया यहां से पता लग रहा है कि पहला है 1, यहां है 2, यहीं से रिजेक्शन आना चालू हो गया। यहां है 3, यहां है 3, चलो ये कॉमन मिल गया। ये है 4, ये है 5, तो ये लोअर सेट है, पता लग गया। ये 6, ये 6, ये कॉमन मिल गया। लेकिन स्टार्टिंग का डिफरेंस ही समझ में आ गया कि मुझे ये वाला LSLR लेना ही नहीं था, ये वाला LSLR सही है। तो इसे कहते हैं लोअर सेट ऑफ लोकेंट रूल, ठीक है, इसे कहते हैं लोअर सेट ऑफ लोकेंट रूल। तो सीधी सिंपल सी बात है कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे, आपको मान लो 1 5 7 पे कुछ मिला और आपने किसी कंपाउंड में राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर दी, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं 2 6 8 पे कुछ मिला, तो लोअर सेट जो रहेगा हम उसी को फाइनल मानेंगे, हायर सेट को हमें एक्सेप्ट नहीं करना है IUPAC नंबरिंग के लिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रायोरिटी फॉर LSLR। तो LSLR की प्रायोरिटी कैसे देखेंगे, तो भाई एक बात याद रखें, जो LSLR है यानी कि लोअर सेट ऑफ लोकेंट रूल, सबसे पहले आप उस LSLR को दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में FMS ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग अप्लाई करेंगे। ठीक है, लोअर सेट ऑफ लोकेंट रूल को FMS प्रायोरिटी ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग अप्लाई करेंगे। और चलो मान लो कि इन केस के FMS ऑर्डर में आपका लोअर सेट ऑफ लोकेंट रूल LSLR फेल हो गया, मतलब कि इफ LSLR इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द अबव, देन फॉर नंबरिंग इन PCC अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स आर फॉलो। अगर आपका LSLR फेल हो जाता है तब आप क्या करेंगे, नंबरिंग के लिए पेरेंट कार्बन चेन में नंबरिंग के लिए आप सब्स्टिट्यूएंट्स का अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। कौन सबसे पहले आता है अल्फाबेटिकली, ठीक है। जैसे ही आपने नंबरिंग खत्म कर ली, तो नंबरिंग कंप्लीट होने के बाद आफ्टर नंबरिंग इन PCC अब आप IUPAC नेम लिखने के लिए एकदम तैयार हैं, ठीक है।
आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए मैं एक स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूं। आपकी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है कि वर्ड रूट देखो, ठीक है, 1 डिग्री का प्रीफिक्स देखो, 2 डिग्री का प्रीफिक्स देखो, 1 डिग्री का सफिक्स देखो, 2 डिग्री का सफिक्स देखो, ये सब मैं नहीं बता रहा, मैं एक बहुत सिंपल सी अप्रोच बता रहा हूं। ये मेरी स्टाइल है, ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। किताबों में उसी तरीके से दिया गया है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसे बच्चे याद भी नहीं रख पाते। तो ये थोड़ा सा सही है कि सबसे पहले हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का नाम किसी भी दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में आईयूपीएसी नेमिंग के लिए सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट विथ इट्स नेम। और आपको यह भी बताना होगा कि वो सब्स्टिट्यूएंट दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब आपने पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली है और नंबरिंग कर ली है तो वो कौन सी पोजीशन पर अवेलेबल है। जब आपने पोजीशन भी बता दी तो कम से कम ये भी बताइए कि वो कितनी बार अवेलेबल है, डाई ट्राई टेट्रा लाइक दैट, ऐसा है या नहीं, ठीक है। और अगर ऐसा है तो आप लिख दीजिए। अब मान लीजिए कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अलग अलग वैरायटी के सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल हैं, अलग अलग कार्बन पर वो जुड़े हुए हैं या सेम कार्बन पर भी जुड़े हो सकते हैं, तो ऐसे केस में आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का पूरा इतिहास लिख लो, हिस्ट्री सब्स्टिट्यूएंट को लिख के फिनिश करिए। उसके बाद जो आपने पेरेंट कार्बन चेन या पेरेंट कार्बन साइकिल सेलेक्ट की थी उसमें यह देखिए कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पर आप यहां पर एल्क की वैल्यू डिसाइड कर लीजिए, ईथ, मैथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स क्या आएगा, ठीक है। जैसे ही आपने यहां पर पीसीसी में टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखकर एल्क की वैल्यू डिसाइड कर ली, फिर यह देखिए कि आपकी जो सिलेक्ट की हुई पेरेंट कार्बन चेन है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्डेड है या डबल या ट्रिपल बॉन्ड उसमें आते हैं। अगर वो सैचुरेटेड है तो आप यहां पर एन वर्ड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसमें कहीं पर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, कहीं पर डबल बॉन्ड आ जाता है तो फिर आप इन को यूज करेंगे। और इन को भी कैसे यूज करेंगे, आपको यह बताना होगा कि कौन से कार्बन पर डबल बॉन्ड आपको मिला था, ठीक है। तो आपको इन को बताना होगा उसकी पोजीशन के साथ। मान लीजिए कि किसी कंपाउंड में 2 या 3 डबल बॉन्ड आ गए तो आप ये भी बता दीजिए कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो क्वांटिटी के लिए वही 2 बार डबल बॉन्ड है तो डाई इन, 3 बार डबल बॉन्ड है तो ट्राई इन, 4 बार डबल बॉन्ड है तो टेट्रा इन। सिमिलर कहानी आइन के साथ। मान लीजिए किसी कंपाउंड में आपका इन और आइन दोनों दिया है, इन और आइन दोनों दिया है, तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कीजिए। इन में ई पहले आता है और आइन में वाई बाद में आता है, तो आप सबसे पहले डबल बॉन्ड का ही नाम लिखेंगे उसकी पोजीशन और उसकी क्वांटिटी के साथ, ठीक है। फिर ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे उसकी पोजीशन और उसकी क्वांटिटी के साथ। इस तरीके से ये वाला पार्ट भी फिनिश। देन सबसे लास्ट में बचता है आपका फंक्शनल ग्रुप। अब आपके किसी कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो उस फंक्शनल ग्रुप को आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इमेजिन करेंगे, ठीक है, उसको आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इमेजिन करेंगे और उसके केस में उसका नाम यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा नाम यूज करेंगे मैं बता देना चाहता हूं, सफिक्स नेम हम यहां पर यूज करेंगे उसका, ठीक है। और हमें यह भी बताना है कि वो फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर के कार्बन पर लगा हुआ है, यानी कि उसकी पोजीशन भी बतानी है। अगर एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप 2 या 2 से ज्यादा बार अवेलेबल है तो उसकी क्वांटिटी भी आपको बतानी है कि डाई ट्राई टेट्रा उसकी पोजीशन के साथ, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके एक से ज्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है तो उस केस में आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एफएमएस ऑर्डर से सिलेक्ट कर लीजिए। फिर सिलेक्ट किए हुए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के सामने बाकी के रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेंगे। तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेंगे तो आईयूपीएसी नेमिंग में उन्हें हम उनके प्रीफिक्स नेम के साथ लिखते हैं। तो जब वो सब्स्टिट्यूएंट के साथ बिहेव कर रहे हैं तो आप फिर उसे यहां पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक पूरा फॉर्मूला चार्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। जब मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब ये फॉर्मूला और कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अब थोड़े और रूल्स आगे बढ़ रहे हैं। ये जो वर्ड होते हैं ना, डाई ट्राई टेट्रा, डाई का मतलब 2 बार, ट्राई का मतलब 3 बार, टेट्रा का मतलब 4 बार,
ये कंपाउंड का पार्ट नहीं होते। ये वर्ड्स तो सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि आपने जो स्पेसिफिक चीज को, स्पेसिफिक पार्ट को आइडेंटिफाई किया था, जैसे कि फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई किया होगा आपने, डबल बॉन्ड को आइडेंटिफाई किया होगा, ट्रिपल बॉन्ड को आइडेंटिफाई किया होगा, या फिर सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई किया होगा, तो वो कितनी बार रिपीट हो रहा है उस कंपाउंड में। 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा। तो ये वो वर्ड हैं जो आपके किसी पर्टिकुलर ग्रुप के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते। तो दे आर नॉट काउंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप अवेलेबल है किसी कंपाउंड में एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, तो उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है। कोई ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप, जैसे कि मान लीजिए आप देखिए यहां पर मैं कार्बन की एक चेन बना रहा हूं। ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये यहां पर मैंने देखिए टर्ट ब्यूटाइल लगा दिया, ये मैंने यहां पे टर्ट ब्यूटाइल लगा दिया। तो ये जो आप टर्ट ब्यूटाइल वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये क्या है आपका ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप। ये क्या है आपका ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप। तो इस टर्ट ब्यूटाइल को, टर्ट मतलब टर्शरी ब्यूटाइल, ये जो कार्बन आप देख रहे हैं ना, ये 3 डिग्री का है, जिसे मैंने ब्लैक कलर से हाईलाइट कर दिया, ये 3 डिग्री का है। ये टर्शरी ब्यूटाइल, आपको याद होगा टर्शरी ब्यूटाइल मैंने सम कॉमन फ्री वैलेंस ग्रुप या सम कॉमन सब्स्टिट्यूएंट्स में पढ़ाया था। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल को हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है भाई आपका, अगला रूल क्या है, इफ सिमिलर टाइप ऑफ ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट मोर देन 1 टाइम इन क्वांटिटी। ये स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि अगर ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप, जैसे कि अभी आपने देखा टर्शरी ब्यूटाइल था, अगर वो टर्शरी ब्यूटाइल कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा बार आ जाएगा, तो उस सिचुएशन में आप डाई, ट्राई, टेट्रा ये वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपके लिए एक अलग से वर्ड्स लेकर आया हूं, तब आप यूज करेंगे बेस, ट्रेस, टेट्रा केस, ऐसे वर्ड्स। ये किसकी जगह यूज करेंगे, इंस्टीड ऑफ व्हाट, बिस को यूज कर रहे हैं हम डाई की जगह पर, ट्रिस को यूज कर रहे हैं हम ट्राई की जगह पर। ठीक है, टेट्रा किसको यूज कर रहे हैं हम, टेट्रा की जगह पर। समझ में आ रही मेरी बात। तो जब आप कॉम्प्लिकेटेड या ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिपीटेड पोजीशन, रिपीटेड टाइम्स देखते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा बार है, तब हमें डाई, ट्राई, टेट्रा ये वर्ड्स को यूज नहीं करना है उनकी नेमिंग के लिए। हम बेस, ट्रिस, टेट्रा किसको यूज करेंगे। ठीक है। और दूसरी बात, जैसे कि आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डाई, ट्राई, टेट्रा तो क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती हैं, तो बिस, ट्रिस, टेट्रा किस भी तो वही कर रही हैं। तो इसलिए हम लोग बेस, ट्रिस, टेट्रा किस को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इसे भी हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका ब्रांच्ड सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, आपका ब्रांच सब्स्टिट्यूट है, या फिर कहीं पर आपको लगता है कि मेरे ब्रांच सब्स्टिट्यूट को मैं आईयूपीएसी नेमिंग में ही लिखना चाहता हूं। कई बार क्या होता है कि हम ब्रांच सब्स्टिट्यूट को कॉमन नेमिंग में भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आइसोप्रोपाइल। ये आइसोप्रोपाइल जो वर्ड है ये कॉमन नेम है, जबकि आइसोप्रोपाइल का आईयूपीएसी नेम क्या है, 1 मिथाइल एथाइल, है ना। ऐसे टर्सरी ब्यूटाइल जो है ये कॉमन वर्ड है, जबकि इसका आईयूपीएसी नेम कुछ और है। तो अगर हम लोग ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप को आईयूपीएसी की नेम्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, आईयूपीएसी नेम की टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसे हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर अगर यही 2 या 2 से ज्यादा बार अवेलेबल है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हम डाई, ट्राई, टेट्रा ये वाले वर्ड रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ब्रैकेट के अंदर अगर ये वर्ड रिप्रेजेंट किए जाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर ये सारे वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं, तब हम इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर कर लेंगे। ठीक है,
तब हम इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर कर लेंगे। और आगे की बात, अगर कंपाउंड का नेचर साइक्लिक है तो साइक्लो वर्ड हम लगाते हैं, तो साइक्लो वर्ड हो गया, आइसो वर्ड हो गया, नियो वर्ड हो गया, ठीक है। इन वर्ड्स को भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट करते हैं, ठीक है। फिर सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया, इन्हें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री, टर्सरी का मतलब 3 डिग्री। अब ये डिग्री तो कार्बन या उसकी आइडेंटिटी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो इन्हें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते, ठीक है। ये भी एक रूल है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन में, किसी सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन में एक से ज्यादा बार डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, एक से ज्यादा बार डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, मतलब कि 2 बार डबल बॉन्ड आ गया या 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स की क्वांटिटी एक से ज्यादा हो गई, तब आज जो पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं ना, जिसके लिए आप एल्क वर्ड यूज करते हो, ये इस एल्क वर्ड के साथ आपको एक लेटर और ऐड कर देना है, दैट इज ए, मतलब एल्क को एल्का बना देना है। आपने हिंदी में सुना ही होगा, हिंदी में भी लिख देता हूं, एल्क को एल्का बना देना है। क्या बना देना है? एल्क को एल्का, ठीक है। तो ये वर्ड भी याद रखना है। कई बार ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे जिसमें एक से ज्यादा बार डबल बॉन्ड आएगा या एक से ज्यादा बार ट्रिपल बॉन्ड आएगा आपकी सिलेक्ट की हुई पेरेंट कार्बन चेन में, तो एल्क के साथ ए और लगा देना और एल्का बना देना उसे, ठीक है। अगले रूल पर चलते हैं भाई। अगला रूल क्या कहता है आपका? अगला रूल क्या है? इफ सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूएंट, ये पहला स्टेटमेंट है, पहली लाइन है क्या कि अगर सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर टाइप ऑफ मल्टीपल बॉन्ड या सिमिलर टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 2 या 2 से ज्यादा बार आ जाए कंपाउंड में, 2 या 2 से ज्यादा बार आ जाए कंपाउंड में, तो 2 बार के लिए हम क्या यूज करते हैं? डाई, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। 3 बार के लिए क्या यूज करते हैं? ट्राई। 4 बार के लिए टेट्रा यूज करते हैं भाई हम लोग। 5 बार के लिए पेंटा यूज करते हैं। 6 बार के लिए हेक्सा यूज करते हैं, एंड सो ऑन, ये चलता चला जाता है, ठीक है। तो एक रूल ये भी है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड अवेलेबल है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली जो कि लॉन्गेस्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम्स मल्टीपल बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स कंसीडर किया जा रहा है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि आपसे मैं कह रहा हूं कि अगर 3 या 3 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, 3 या 3 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है आपकी कार्बन चेन से, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड है आपकी कार्बन चेन से, देन दिस कार्बन चेन इज कंसीडर्ड एज अ पीसीसी। तब उस कार्बन चेन को आप पेरेंट कार्बन चेन के तौर पर कंसीडर करेंगे, ठीक है। और फिर उस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए एक स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे, जब आप उसका आईयूपीएसी नाम लिख रहे होंगे तब स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। ये सब मैं बताऊंगा जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है? अगर कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, अगर कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है आपकी साइक्लिक रिंग से, अब उसे साइक्लिक पेरेंट कार्बन साइकिल भी कह सकते हो, ठीक है। तो हम रिंग को कैसे कंसीडर करेंगे? फिर वी विल कंसीडर द रिंग एज आवर पीसीसी, और उस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए हम यूज करेंगे क्या? स्पेशल सफिक्स, जब हम उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक रूल है, इसे भी आपको कंसीडर करना है, ठीक है। तो ये थे आपके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स। अब ये रूल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये रूल्स आपको याद रखने हैं। फिर अब इन रूल्स के बेसिस पर
मैं स्टार्ट करूंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड की IUPAC नेमिंग, ठीक है, जिसमें आपको विथ और विदाउट फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स भी देखने को मिलेंगे।